हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल करें, बिल्कुल करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा, जिस वक्त इंस्टॉल हो जाएगा तो आपने अपने स्पेसिफिक वर्जन पे, जैसे ये 5.21 है, इस पर मैंने लॉन्च के बटन पे क्लिक किया तो अनरियल इंजन चलना शुरू हो जाएगा। अच्छा, बाज़ दफ़ा यहाँ पर कई दफ़ा मैसेज आता है आपके पास शेडर कंपाइलिंग या इस तरह करके। तो अगर इस तरह का कोई मैसेज आए तो आपने उसको शेडर कंपाइल होने देने हैं। ठीक है, वो तकरीबन 3-4 हज़ार शेडर कंपाइल करता है। जनरली मैसेज तब आता है जिस वक्त आपका ग्राफिक्स कार्ड डिफरेंट होता है। अच्छा, ये अब उन्होंने कुछ प्रीसेट्स दिए हैं डिफरेंट। जिस वक्त आप पहली दफ़ा अनरियल इंजन स्टार्ट करेंगे ना, तो ये इस तरह से कुछ विंडो अपीयर होगी। ये चूँकि हमने कुछ टेस्ट प्रोजेक्ट किए थे, इस वजह से ये आ रहे हैं। अच्छा, अब ये लोकेशन है, प्रोजेक्ट की लोकेशन, यानी आपने किस जगह पे प्रोजेक्ट बनाना है और क्या नाम है। प्रोजेक्ट में आप स्पेसेस नहीं रख सकते, आपको नेम की बजाय और साथ अंडरस्कोर लिखना पड़ेगा। अच्छा, अब ये जो लोकेशन वाला पाथ है, ये आपने बहुत ज़्यादा लंबा नहीं रखना, तो अदरवाइज़ नहीं तो प्रॉब्लम हो सकती है। जैसे अगर मैं अब इधर जाऊँ और मैंने यहाँ पर एक फ़ोल्डर बना देता हूँ, नहीं, मैं इधर बनाता हूँ, इसमें सिर्फ एक टॉप मोस्ट फोल्डर आपने रखना है, और इसको मैं कर देता हूँ जैसे स्टार्टर टेस्ट। आपने देखा है कि मैंने उसका नाम भी इस तरह दिया, लेकिन सॉरी, ये मुझे इस तरह नहीं था देना चाहिए। मुझे ये बेसिकली नहीं, ब्राउज़ करके और इस तरह, और सॉरी एक सेकंड, ये मैंने ओपन किया हुआ, क्या किया हुआ है। अच्छा सॉरी, मैंने ओपन प्रोजेक्ट के ऊपर क्लिक किया हुआ, मैंने क्रिएट प्रोजेक्ट पे नहीं क्लिक किया हुआ। अब जैसे ये हमारा चूँकि काम आर्किटेक्चर से रिलेटेड है, तो लिहाजा मैं आर्किटेक्चर पे क्लिक करता हूँ, तो अब आपने देखा है कि ये प्रोजेक्ट की लोकेशन आ गई। अब मैं यहाँ पर जाके इसको ई में और ये नाम और इसको सेलेक्ट फोल्डर कर देता हूँ। अब इस जगह के ऊपर इस नाम से प्रोजेक्ट बनेगा। जैसे मैं इसको नाम देता हूँ स्टार्टर। अच्छा, अब अगर जैसे ही मैंने स्पेस प्रेस किया तो आपने देखा है कि प्रोजेक्ट नेम कैन नॉट कंटेन स्पेसेस, तो इसका मतलब ये है कि मुझे अंडरस्कोर उसकी बजाय डालना पड़ेगा। मैं ये लिखता हूँ ब्लैंक प्रोजेक्ट, मैंने क्लिक किया और क्रिएट कर दिया। क्रिएट किया तो आपने देखा उसने एक और नया यहाँ पे खुद ही फ़ोल्डर बनाया, और उसके बाद ये हमारा अनरियल इंजन का प्रोजेक्ट जो है वो स्टार्ट हो गया हुआ। अच्छा, अब जिस वक्त पहली दफ़ा अनरियल इंजन शुरू होता है तो ये उसका इंटरफ़ेस है, यानी इस तरह से आपको इंटरफ़ेस नज़र आएगा। अब अगेन वही वाली बात है जो मैं करने लगा हूँ कि आपने बेसिकली इसको इंग्लिश की बुक की तरह से लेना पैटर्न। जैसे अब मैं इमेजेस के ऊपर क्लिक कर दूँ तो किसी भी लोकेशन के ऊपर, सॉरी किसी भी इमेज के ऊपर क्लिक करता हूँ जो कि फॉर एग्ज़ाम्पल ये हम ले लेते हैं, तो क्या कैसे आपने सॉफ्टवेयर को सीखना था, ऊपर टॉप लेफ़्ट से शुरू होना और उसके बाद नीचे वाली लाइन, नीचे वाली लाइन, नीचे वाली लाइन। ये किसी भी सॉफ्टवेयर को सीखने के लिए इजी मेथड है कि आपने बेसिकली बुक को स्टडी करना है, और बुक पे जैसे ये लिखा हुआ तो आगे उसकी डायग्राम बना के कुछ इन्फॉर्मेशन है। सेम यूँ ही इसी तरह होता है कि जैसे हमने कोई ऑब्जेक्ट सेलेक्ट किया तो उसकी यूँ इन्फॉर्मेशन आ गई, कुछ कैमरा सेलेक्ट किया, कुछ क्लाउड सेलेक्ट किए तो उसकी इस तरह से इन्फॉर्मेशन आ गई, जिस तरह आपने भी बुक को देखा है। अच्छा, अब हम टॉप लेफ़्ट कॉर्नर से शुरू करते हैं। ये हमारे पास अनरियल का बड़ा सा लोगो है। फाइल मेन्यू हमारे पास है। फाइल मेन्यू में क्या कुछ है, न्यू लेवल बना सकते हैं, सेव करंट लेवल कर सकते हैं, सेव ऑल कर सकते हैं, एक्सपोर्ट, इंपोर्ट, न्यू प्रोजेक्ट, जिप प्रोजेक्ट, रिसेंटली कौन कौन से प्रोजेक्ट हैं, और उसके बाद हम एडिट मेन्यू के ऊपर आ जाते हैं। इसमें हमारे पास अनडू, रीडू, कट, कॉपी, पेस्ट और एडिटर प्रेफरेंसेस। एडिटर प्रेफरेंसेस क्या है, एडिटर प्रेफरेंसेस है ये जो एडिटर इस वक्त खुला हुआ अनरियल इंजन का, ये उससे मुतालिक इन्फॉर्मेशन है। इसमें भी कुछ चीज़ें होती हैं जो हम लोग सेटिंग करेंगे इंशाल्लाह मोस्ट प्रॉब्ली, लेकिन अभी फ़िलहाल के लिए नहीं। अब यहाँ पर प्रोजेक्ट की सेटिंग्स आ जाती हैं। प्रोजेक्ट की सेटिंग मोस्ट इम्पॉर्टेंट तरीन चीज़ है, क्योंकि 5.02 में काफ़ी ज़्यादा मसले मसाइल आते थे, तो लिहाजा इसमें मैंने काफ़ी ज़्यादा इसमें टाइम स्पेंड किया हुआ है। तो लेकिन ये कि जो इसमें रेंडरिंग वाला टैब है हमारे लिए वो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। जैसे कि ये आपकी वर्किंग कलर स्पेस है,
जो आउटपुट है sRGB, और आपने ये देखना है कि आपके पास जो ग्लोबल इल्यूमिनेशन का मेथड है वो लूमेन 2048 और सरफेस कैप्चर, और उसके बाद आपके पास हार्डवेयर रे ट्रेसिंग, और ये सारे चेक बॉक्सेस ऑन है। अगेन चूँकि ये सारे चेक बॉक्सेस ऑन है और वर्क कर रहे हैं, उसकी वजह यह है कि मेरे पास फ़कत RTX 3090 अवेलेबल है, यानी इसमें रे ट्रेसिंग की कैपेबिलिटी होती है। अच्छा, अब रे ट्रेसिंग की कैपेबिलिटी GTX 1060 से अबव ऑलमोस्ट 1060 से अबव हर कार्ड में अवेलेबल है, यानी कि आपके पास ये सारे चेक बॉक्सेस होंगे। लेकिन जो मिनिमम रिक्वायरमेंट है जो मैं भी प्रेफर करता हूँ वो एटलीस्ट RTX ग्राफिक्स कार्ड होना चाहिए आपके पास। क्योंकि जिस वक्त आप सीन बनाते हैं तो आपकी वीडियो मेमोरी काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्रोमाइज़ होती है। एटलीस्ट मिनिमम 10 से 12 GB जो है वो आपके पास वीडियो मेमोरी होनी चाहिए बड़ा प्रोजेक्ट करने के लिए। अगर आपने जैसे छोटा सा प्रोजेक्ट करना है, तो एक आधा घर करना है छोटा सा, तो उसके लिए आपके पास वीडियो मेमोरी चल जाएगी 8 GB। लेकिन अगर आपने बड़ा प्रोजेक्ट करना है तो आपके पास RTX 10 GB या 12 GB वाला, बेसिकली जितनी ज़्यादा वीडियो मेमोरी हो जाए उतना बेहतर है। अच्छा, उसके बाद हम आ जाते हैं जी प्लगइन्स में। तो ये वो सारी प्लगइन्स हैं जो बाय डिफ़ॉल्ट लोड हुई हुई हैं और ये अनरियल इंजन के साथ आती हैं। काफ़ी सारी चीज़ें जैसे एलम्बिक एक्सपोर्टर, और इसके अलावा जो भी हमने इंस्टॉल की है डेटा स्मिथ। जैसे मैं यहाँ पे जाके डेटा स्मिथ टाइप करना शुरू करूँ तो आप देख रहे हैं डेटा स्मिथ, कैड इम्पोर्टर, डेटा स्मिथ कंटेंट, ये सब कैड इम्पोर्टर नहीं, ठीक है, ये मेरा ख़्याल है रेविट और राइनो को इंपोर्ट करने के लिए शायद ये इसको टिक करना पड़ता है, लेकिन राइनो को तो मोस्ट प्रॉब्ली करना पड़ता है। लेकिन ये आपकी प्लगइन्स यहाँ पे अवेलेबल आ गई। अब हम आ जाते हैं विंडो मेन्यू। विंडो मेन्यू में हमारे पास सिनेमैटिक्स आ गए। इसमें हम जो ज़्यादातर यूज़ करेंगे वो करेंगे सारे ही कुछ ही करेंगे, ये नहीं करेंगे। सीक्वेंसर होगा, मूवी रेंडर क्यू होगा, फिर कंटेंट ब्राउज़र आप 2-3 डिफरेंट खोल सकते हैं। अगर आपके पास काफ़ी सारे मॉनिटर्स हैं, जैसे मेरे पास इस वक्त तकरीबन 3 मॉनिटर्स अटैच हैं, तो मैं अपने कंटेंट ब्राउज़र को डिफरेंट उस पर ओपन कर सकता हूँ। आउटलाइनर इस वक्त ये हमारे पास खुला हुआ है। व्यू पोर्ट हमारे पास डिफरेंट कॉन्फ़िगरेशंस हैं व्यू पोर्ट की, वर्ल्ड की सेटिंग्स हैं, और इन्वायरमेंट लाइट मिक्सर है, लाइट मिक्सर है। अच्छा, इन्वायरमेंट लाइट मिक्सर ये आपकी लाइटिंग के लिए टूल इस्तेमाल होता है। ये अभी हम थोड़ी देर में डिस्कस करेंगे कि अनरियल इंजन में लाइटिंग करना बहुत ज़्यादा आसान है, वेरी सिंपलिस्टिक मेथड है, कोई परेशानी वाली बात नहीं है अनरियल इंजन में लाइटिंग करना। विंडो मेन्यू में इसके अलावा हमारे पास वेरिएंट मैनेजर आ जाता है, ये कोडिंग वगैरह और इन चीज़ों के लिए इस्तेमाल होता है। और उसके बाद लोड लेआउट, जैसे हम लोग UE4 का क्लासिक लेआउट भी लोड कर सकते हैं। ये UE4 का यानी अनरियल इंजन 4 का क्लासिक लेआउट है। मैं दोबारा वापस जाता हूँ और लेआउट पे जाकर डिफ़ॉल्ट एडिटर, यानी ये अनरियल इंजन 5 का लेआउट मैंने लोड कर लिया। रीसेट लेआउट और फुल स्क्रीन। फिर उसके बाद हमारे पास टूल्स में काफ़ी सारी ऑप्शंस आ जाती हैं जो कि ज़्यादातर प्रोग्रामिंग से रिलेटेड हैं। नैनाइट टूल्स आ जाते हैं, नैनाइट हम लोग पढ़ेंगे, ये बेसिकली ऑप्टिमाइजेशन का मेथड है। ये लाइट बेकिंग के लिए इस्तेमाल होता है, बिट लाइट, लाइट क्वालिटी। हम लोग लाइट बेकिंग नहीं करेंगे क्योंकि आर्कविज़ में मोस्ट प्रॉब्ली लाइट बेकिंग की सेंस नहीं समझ आती, क्योंकि आर्कविज़ में जनरली ज़्यादातर चेंजेस होती रहती हैं, तो लिहाजा आर्कविज़ में बेक करके और इन चीज़ों की समझ नहीं आती। एक्टर्स पे आ जाते हैं। अभी एक्टर्स वाला टैब क्या है, जो सिलेक्टेड होगा उससे मुतालिक। अच्छा, अब अनरियल, जिस तरह मैक्स में हम सारी चीज़ों को एक एंटिटी का नाम देते हैं, अनरियल इंजन बेसिकली इन सबको एक्टर्स का नाम देता है। अब जैसे कोई चीज़ सिलेक्टेड होगी ना, तो उस एक्टर के उधर प्रॉपर्टीज़ आ जाएंगी कि ये क्या क्या कुछ इस एक्टर से परफॉर्म हो सकता है, एडिट में क्या हो सकता है, विजिबिलिटी इसकी क्या है, यानी ये एक्टर हिडन है नहीं हिडन है। कंट्रोल एज से, यहाँ पे मैंने शॉर्ट कीज़ भी ऑन की हुई, कंट्रोल एज से अनहाइड ऑल होता है सारा कुछ।
अच्छा, एक्टर पे हम आ जाते हैं। सिलेक्टेड एक्टर से ग्रुप, उसका पिवट पॉइंट चेंज करना, मर्ज एक्टर, और ये जो भी एक्टर से रिलेटेड चीज़ें ना, जैसे यूवी एडिटर आ गया कि उसके यूवीज़ हुए हुए हैं या नहीं हुए हुए, ये भी उससे रिलेटेड आ जाएंगी चीज़ें। अच्छा जी, उसके बाद हेल्प। हेल्प डॉक्यूमेंटेशन के अनरियल इंजन में क्या क्या कुछ हेल्प है। अच्छा, अब यहाँ पर हमारे पास इस प्रोजेक्ट का नाम लिखा हुआ आ रहा होता है, जिस प्रोजेक्ट में हम लोग काम कर रहे हैं, और उसकी लोकेशन आ रही है। और आपने देखा है छोटा सा ब्रैकेट में सबसे नीचे लिखा हुआ RHI, डायरेक्ट-एक्स 12 और SM6। ये जो सेटअप है ये आपने लाजमी रखना है, RHI, डायरेक्ट-एक्स 12 और SM6। बेसिकली चूँकि अनरियल इंजन एक गेमिंग इंजन है, तो ये आपके ग्राफिक्स कार्ड यानी GPU के ऊपर ज़्यादा अच्छा काम करता है। क्वाड्रो के साथ मेरा पर्सनली कोई एक्सपीरियंस नहीं है, और मैं उसको रिकमेंड भी नहीं करता हूँ क्वाड्रो को। अनरियल इंजन चूँकि गेमिंग इंजन है, तो लिहाजा मैं रिकमेंड यही करता हूँ कि जो GTX या RTX वाली सीरीज़ है वही यूज़ की जाए, और क्वाड्रो को ना यूज़ किया जाए। मोस्ट प्रॉब्ली आप यूज़ कर सकते हैं, लेकिन यह है कि जो मतलब चूँकि ये गेमिंग इंजन है और हम लोग काम भी गेमिंग से ही रिलेटेड कर रहे हैं, यानी रियल टाइम आर्कवेज, तो क्वाड्रो को ना यूज़ किया जाए और RTX को यूज़ किया जाए। अच्छा जी, अब हम आ जाते हैं, वही हम बुक वाला अपना पैटर्न कर रहे हैं। टॉप लेफ़्ट कॉर्नर से शुरू हो रहे हैं। सेव, सेव से आप अपना करंट लेवल सेव कर सकते हैं। अच्छा, अब ये हमारे पास सिलेक्शन मोड आ गए हैं। अब पहले अनरियल इंजन में अगर मैं चला जाऊं तो क्लासिक लेआउट कर दूं, लोड लेआउट क्लासिक, तो ये हमारे पास सारा ओपन करके ये पैलेट, ये यहाँ पर पैनल जो है इस जगह पे रखा हुआ था। यहाँ पर लाइट्स, शेप्स, सिनेमैटिक्स, मीडिया प्लेयर और वगैरह वगैरह, ये सब कुछ यहाँ पर होता था। लेकिन अब चूँकि हम UE5 में हैं और डिफ़ॉल्ट एडिटर, तो हमारे पास उन्होंने ये मोड सिलेक्शंस यहाँ पे दी हुई है। जैसे कि डिफ़ॉल्ट हमारे पास इस वक्त सिलेक्शन मोड है, यानी इसमें क्या होगा, मैं किसी भी ऑब्जेक्ट पे क्लिक करके तो ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट कर सकता हूँ। उसके बाद हमारे पास लैंडस्केप वाला मोड आ जाता है। लैंडस्केप वाले मोड में क्या होता है, जैसे फॉर एग्जांपल ट्रेन आपने कोई बनानी है या कुछ इस किस्म की चीज़ें बनानी है, तो आप लैंडस्केपिंग वाला मोड इस्तेमाल करेंगे। अब मैनेज है, स्कल्प्ट है, पेंट है और इस तरह की चीज़ें हैं। उसके बाद फोलिएज आ जाता है। फोलिएज आप समझ लें जिस तरह कोरोना स्कैटर है हमारे पास, तो ये बेसिकली फोलिएज जो है ये कोरोना स्कैटर की फॉर्म है। यानी हमारे पास सिलेक्ट है, पेंट है, डी सिलेक्ट है, लासो है, सारा कुछ भी हमारे पास अगर हमने कोई चीज़ सेलेक्ट की हुई है तो हम यहाँ पर इसको पेंट कर सकते हैं। यानी जैसे कोरोना स्कैटर या केओस स्कैटर, जो कि आजकल जिस नाम से वो जाने जा रहे हैं, केओस स्कैटर से आप, यानी आपके पास ये स्कैटरिंग टूल है फॉलिएज। उसके बाद मैश पॉइंट्स, ये कुछ मैश से रिलेटेड चीज़ें हैं। मॉडलिंग, कुछ थोड़ी बहुत बेसिक मॉडलिंग से रिलेटेड, जैसे कुछ पिवट वगैरह आपने सही करना है। यूवीज़ अगर आपके सॉफ्टवेयर से आपने नहीं किए और आपको फील हो रहा है कि इस ऑब्जेक्ट के यूवीज़ नहीं हैं, तो क्विक UVW मैप आपने लगाना है या पिवट एडजस्ट करना है, तो वो आप यहाँ से, ये मॉडलिंग टूल्स वाला मेन्यू, यहाँ से आप इस जगह से जाके कर सकते हैं। जैसे मैं ट्रांसफॉर्म में आ जाऊँ तो ये हमारे पास यूवीज़ हैं, ऑटो यूवीज़, अनरैप और इस तरह करके यूवी एडिटर। मैं ऑटो यूवी पे करता हूँ तो ये हमारे पास ये ऑटो यूवी प्रोजेक्शन आ गई। अब यहाँ पे प्रोजेक्शन मेथड भी आप डिफरेंट चेंज कर सकते हैं, क्या करें क्या करें। ठीक है जी, उसके बाद हम आ जाते हैं यहाँ पर नीचे, तो फ्रैक्चर वगैरह, ब्रशेज़ और एनिमेशन। मोस्ट प्रॉब्ली शायद एनिमेशन पढ़ें या ना पढ़ें, लेकिन ये बाद में देखा जाएगा। अभी फ़िलहाल हम सेलेक्ट वाले मेन्यू पे, यानी जिस मेन्यू के ऊपर हम होंगे वो ये, और फोलिएज वाला मेन्यू, ये ज़्यादातर हम लोग इसको स्विच कर रहे होंगे, इन दो को, या तीसरा मोस्ट प्रॉब्ली शायद ये मॉडलिंग वाला मेन्यू। तो ये हमारे पास टूल मॉडलिंग से रिलेटेड अवेलेबल हो जाएंगे। अच्छा जी, अब हम इधर आगे आते हैं, तो हमारे पास ये जो प्लस आ रहा है ये है जी ऐड टू प्रोजेक्ट। अब मैंने इस पर क्लिक किया तो आपने देखा कि वही जो क्लासिक लेआउट वाले बटन थे ना, जो सारे ऐसे रखे हुए थे, वो यहाँ पर एक ही तरीके से ऑर्गेनाइज हुए हैं। जैसे इंपोर्ट इनटू कंटेंट, कोएक्सेल ब्रिज पे करने से आपके पास कोएक्सेल ब्रिज आ जाएगा। आप यहाँ पे अपना एपिक गेम वाला लॉन्चर लॉगिन करें तो कोएक्सेल ब्रिज के मटेरियल्स वगैरह और सब कुछ यहाँ से डाउनलोड होगा। अच्छा, अब पता नहीं आप लोगों ने शायद फील किया कि नहीं किया, जो अनरियल इंजन के अंदर जो कोएक्सेल ब्रिज बिल्ट इन, अगर आप यहाँ से मटेरियल्स डाउनलोड करते हैं तो वो ज़्यादा जल्दी डाउनलोड होते हैं। मतलब मैंने फ़ील किया है
शायद आप लोगों ने किया कि नहीं किया। इसकी क्वालिटी थोड़ी सी वो मीडियम देते हैं, जब हम लोग क्वालिटी मीडियम करते हैं, हाँ मैक्स के हाँ, लिए करते हैं तो वो 4 की क्वालिटी देते हैं ना हमें, 4 के में। बिल्कुल बिल्कुल। 4 के में फिर डाउनलोड में थोड़ा टाइम लगता है, ये मिनिमम 2 के तक होती है बस। नहीं, ये नहीं, हम हाईएस्ट अगर हम क्वालिटी भी हाईएस्ट आ रही ले है। जाएं तो वो टाइम लगता है, अगर वैसे तो मीडियम में भी हम यूज़ करें तो वो प्रेशर क्वालिटी अच्छी आ रही होती है क्वालिटी अच्छी आ रही होती है, ठीक हो गया। लेकिन ये बहरहाल मैंने ये चीज़ फ़ील की है कि ना ये यहाँ से डाउनलोडिंग ज़्यादा अच्छी होती है इसकी। अच्छा, उसके बाद हम आ जाते हैं मार्केट प्लेस कंटेंट ब्राउज़र हमारे पास आ गया। डेटा स्मिथ, ये प्लगइन जो हमने इंस्टॉल की हुई है मैक्स की, यहाँ से आप इजीली इंपोर्ट कर सकते हैं। बेसिक में एक्टर, पॉन, पॉइंट लाइट और ये सारी बेसिक चीज़ें हैं। अब यहाँ से आप इसकी लाइट ऐड कर सकते हैं कोई भी। अब जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल मैं एक्सपोनेंशियल हाइट फॉग, पोस्ट प्रोसेसिंग वॉल्यूम, सन, वॉल्यूमेट्रिक क्लाउड, इन सब को मैं डिलीट कर देता हूँ। या बेसिकली इनको डिलीट करने के बजाय मैं ऐसा काम करता हूँ कि मैं फ़ाइल में न्यू लेवल, और मैं इसको करता हूँ ये ओपन वर्ल्ड एम्प्टी लेवल। ठीक है जी, मैं इसको कर लेता हूँ क्रिएट, डू नॉट सेव चेंजेस। अब मेरे पास ये बिल्कुल एक ब्लैंक लेवल आया और उसमें कुछ भी नहीं है। अगर मैं यहाँ पे जाऊँ और बेसिक में जाऊँ या सॉरी शेप्स में जाऊँ, लेट्स से क्यूब, मैंने इसको ड्रैग करके यहाँ पे ड्रॉप किया तो आपने देखा ये मेरे पास क्यूब आ गया हुआ है। अब ये इस तरह से शो हो रहा है, लेकिन ये क्यों शो हो रहा है? जब मैं इसको दोबारा लिट मोड में आता हूँ तो ये नहीं शो हो रहा है। ये बाय डिफ़ॉल्ट गालबन अनलिट मोड में था, जो कि किसी वजह से अपडेट नहीं था हुआ। लेकिन अगर मैं लिट मोड में चला जाऊँ तो आप देख रहे हैं मैंने क्यूब बनाया लेकिन शो नहीं हुआ। 2-3 तरीके मैं ऐसे करूँगा, शेप्स पे क्लिक करूँगा, एक तो मैं ड्रैग ड्रॉप कर सकता हूँ, दूसरा मैं ऐसे क्लिक करके भी बना सकता हूँ। आउटलाइन से शायद मुझे पता लग रहा है लेकिन यहाँ से नहीं पता लगा। अच्छा, अब हम सिर्फ पढ़ने के लिए यहाँ से लाइट्स में गए, डायरेक्शनल लाइट, इसको मैंने ऐसे ड्रैग करके यहाँ पे कर लिया तो क्या हुआ, हमारे पास एक डायरेक्शनल लाइट लग गई है। अब मैं यहाँ से जाता हूँ और इसके अलावा मैं एक पॉइंट लाइट लगा सकता हूँ। डायरेक्शनल लाइट कौन सी, इसको जनरली हम सन से एसोसिएट करते हैं। लाइट पे गया और मैंने पॉइंट लाइट यहाँ से यहाँ पे ड्रैग कर ली तो ये क्या है, हमारे पास नॉर्मल जिस तरह कोरोना या वीरे में एक पॉइंट लाइट होती है तो ये हमारे पास एक पॉइंट लाइट आ गई। मैंने इसको डिलीट कर दिया। अब इसी तरह से हमारे पास बाकी भी सारी लाइट्स हैं। रेक्ट का मतलब रेक्टेंगुलर लाइट है, तो ये हमारे पास एक रेक्टेंगुलर लाइट आ गई। जिस तरह कोरोना या वीरे की एक प्लेन लाइट होती है तो उसी तरह ये हमारे पास रेक्टेंगुलर लाइट अवेलेबल हो गई है। अच्छा, अब फिर मैंने इसको डिलीट कर दिया। अब मेरे पास दोबारा मैं जाऊँ तो हमारे पास यहाँ पर लाइट्स में जैसे ये स्काई लाइट है और फिर HDR लाइट है। HDR को मैंने ड्रैग किया तो आपने देखा है कि एक प्लेन लगा हुआ आया और यहाँ पर उसके ऊपर एक HDR आ गया। अब मैं इस जगह से जो डिटेल वाला पैनल है यहाँ से जाके मैं इसको ऐसे रीसेट करता हूँ तो ये क्या हुआ, 000, यानी जैसे मैक्स के कोऑर्डिनेट्स होते हैं 000, उस तरह ये 00 के ऊपर आ गया। अच्छा, अब ये जो प्रोजेक्शन सेंटर बना हुआ, मैं यहाँ से इसको पकड़ के इसकी जो ग्राउंड की प्रोजेक्शन है वो बड़ी या छोटी कर सकता हूँ। ये अब देख रहे हैं कि इसकी ग्राउंड की जो प्रोजेक्शन है वो बड़ी या छोटी हो रही है। किस वजह से? ये जो प्रोजेक्शन सेंटर है, ये वेरी सिंपल मेथड है HDR से अपने सीन को लिट करने के लिए, जो हम लोग कोरोना HDR या वीरे HDR यूज़ करके कर लेते हैं। अच्छा, अब मैंने इसको भी डिलीट कर दी। अब जो लाइटिंग का जो वेरी सिंपलिस्टिक मेथड है जो मैं यूज़ करता हूँ और मैं प्रेफर भी करता हूँ कि हम सब लोग एटलीस्ट स्टार्टिंग में करें, वो ये करें कि विंडो मेन्यू पे गए और हमने यहाँ पे इन्वायरमेंट लाइट मिक्सर पे क्लिक किया तो हमारे पास ये एक अदद विंडो आ गई। इसको मैंने उठा के यहाँ पर रख लिया। अब जस्ट सिंपल आपने इन बटनों को क्लिक करते जाना और कुछ भी नहीं करना। क्रिएट लाइट, क्रिएट एटमॉस्फेरिक लाइट, क्रिएट एटमॉस्फेरिक स्काई, वॉल्यूमेट्रिक क्लाउड्स, वॉल्यूमेट्रिक फॉग, दैट्स इट। आपने देखा है कि हमारे पास बिल्कुल वो क्लाउड्स का सन सिस्टम, ये वो सारा कुछ जो सिलसिला था वो आ गया हुआ। यानी आपके पास इजीली सारा का सारा सेटअप जो है वही जो पहले था वो रेप्लिकेट हो गया हुआ। यानी अनरियल इंजन में लाइटिंग करना इतना ही आसान है, दैट्स इट। और ये जो आपको सनलाइट है इसको घुमाने की शॉर्टकट की है, या तो आप इधर से भी कर लें, जैसे ये डायरेक्ट लाइट पे क्लिक किया, ये आउटलाइनर है, इधर हम अभी आते हैं। वैसे मैं अभी फ़िलहाल आपको बता दूं, डायरेक्ट लाइट पे क्लिक किया और उसके बाद अब यहाँ से रोटेशन में से जाके इसकी रोटेशन जो है वो चेंज कर सकते हैं यूँ ऐसे।
से आप देख रहे हैं सन रोटेट हो रहा है। अच्छा, अब इसकी जो शॉर्टकट की है वो है कंट्रोल एल, आपने दबा के रखना है तो ये गिज़्मो अपीयर हुई है ये इस जगह के ऊपर। कंट्रोल एल दबा के रखा है मैंने, छोड़ा नहीं है, और मैं माउस को इधर उधर मूव कर रहा हूँ तो आप देख रहे हैं जैसे जैसे मैं मूव कर रहा हूँ तो वो सन जो है वो मूव हो रहा है। तो मैं इसको इजीली सन की जो प्लेसमेंट है वो इस तरह से कंट्रोल एल से शॉर्टकट की से मैं इसको मूव करके तो अपनी डायरेक्शन पे रख सकता हूँ। अच्छा, अब उसके बाद जो हमारे पास ऑप्शन आ रही है वो यहाँ आउटलाइनर की आ रही है। अब जो मैंने बात की थी ना उस दिन ऑर्गेनाइज होने वाली, तो आपने ऑर्गेनाइज होने वाली बात यहाँ पर भी रखनी है। आउटलाइनर पर आपने क्रिएट फोल्डर करना है और इसको मैंने कर दिया लाइटिंग, ठीक है जी। और मेरे पास जितनी लाइटिंग से रिलेटेड चीज़ें हैं जैसे कि वॉल्यूमेट्रिक क्लाउड्स हो गए, स्काई लाइट, एटमॉस्फेरिक फॉग, डायरेक्शनल लाइट, इन सब को मैंने उठा के लाइटिंग वाले फ़ोल्डर में फेंक के इसको बंद कर दिया। अब इसी तरह मैंने एक और नया फ़ोल्डर बना दिया और इसका नाम दे दिया ज्योमेट्री। इसमें आपने जितनी भी अपनी ज्योमेट्रिकल चीज़ें हैं ना वो सब आपने इसमें फेंक देनी है। और इसके अलावा अगर कोई और डिफरेंट फ़ोल्डर, मुझे लगता है मैंने लाइटिंग में फेंक दिया, इनको उठा के ज्योमेट्री, स्पेलिंग नहीं सही लिखा है। अच्छा जी, ज्योमेट्री में आपने अपनी सारी ज्योमेट्री मूव कर देनी है ताकि ये आपका आउटलाइनर क्लीन रहे। ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है। हाँ, सब सुन रहे हैं, ये इतना कुछ ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है कि अगर आपने क्लीन नहीं ना रखा अपने आउटलाइनर को तो आपको ढूंढना मुश्किल हो जाएगा कुछ भी। आउटलाइनर कहाँ से आता है ये? ये डिफ़ॉल्ट लेआउट है। हाँ, यानी आपने विंडो मेन्यू में गए, कोई भी अगर मसला हो जाए तो आपने जस्ट लेआउट और डिफ़ॉल्ट एडिटर लेआउट, इस पर आपने क्लिक कर देना है। यानी मैंने अगर इसको शायद बंद भी कर दिया और इसको भी बंद कर दी यूँ करके, तो मैं दोबारा विंडो मेन्यू पे गया और लेआउट और डिफ़ॉल्ट एडिटर लेआउट, तो वो सारा कुछ डिफ़ॉल्ट सेट कर देगा। अच्छा, उसके बाद जिस वक्त आपने किसी भी ऑब्जेक्ट पे क्लिक करना है तो बेसिकली यहाँ पर डिटेल वाला टैब खुल जाएगा। यानी एक्टर वाला टैब एक अलग है और ये डिटेल वाला टैब अलग है। डिटेल वाले टैब में आप इस ऑब्जेक्ट को रीनेम कर सकते हैं। जैसे मैंने आज देखा, जैसे आपने देखा है मैंने इस ऑब्जेक्ट को क्लिक किया और इस जगह पे ला के बिल्कुल मैक्स की तरह, यानी इस ऑब्जेक्ट पे नाम कुछ भी मैंने इसका कर दिया, जैसे बॉक्स कर दिया। अच्छा, अब यहाँ पर इसकी सारी बाज़ दफ़ा ये होता है कि हम कंफ्यूज हो जाते हैं, हमें समझ नहीं आ रही होती कि मूव वाले कहाँ गए हैं। तो क्या हुआ, आपने जैसे सिर्फ इस बटन पे क्लिक किया हुआ, जनरल पे, कोई उसकी प्रॉपर्टीज़ नहीं आ रही, और एक्टर पे किया हुआ है या एलओडी पे क्लिक किया हुआ या मिसलेनियस पे क्लिक किया हुआ है, तो आपको आइडिया नहीं हो रहा कि यहाँ पर मूवमेंट वाली कीज़ आती हैं, आप परेशान होते रहेंगे, बार बार क्लिक करते रहेंगे कुछ भी, लेकिन नहीं आ रही। तो उसकी वजह ये कि आपने इस ऑल वाले बटन पे क्लिक नहीं किया हुआ, तभी आपके पास सारी प्रॉपर्टीज़ अवेलेबल होंगी, यानी जो भी इस ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टीज़ हैं। अब चूँकि अनरियल इंजन में प्रॉपर्टीज़ बहुत ज़्यादा हैं तो लिहाजा मेरी कोशिश होती है कि जनरली सर्च कर लिया जाए जो भी इसकी प्रॉपर्टी से रिलेटेड है। जैसे अब मैं शैडो सर्च कर लेता हूँ, शैडो, तो ये मेरे पास शैडो आ गया, यानी कास्ट शैडो, डायनेमिक शैडो, स्टैटिक शैडो और इस तरह। यानी मैंने शैडो ऑन ऑफ करना है तो इससे रिलेटेड। यानी अगर आप अपने आप को फास्ट होना चाहते हैं तो आप यहाँ पर जाके जस्ट सिंपली टाइप कर दें एट्रीब्यूट जो भी आपको चाहिए, ठीक है जी। तो ये आ गया आपका डिटेल वाला पैनल। मेरा ख़्याल है कि इंटरफेस में जितना तसल्ली से और आराम से मैंने सिखाया है, आपको अभी तक कोई कन्फ्यूजन तो नहीं हुई। अच्छा, उसके बाद ये हमारा कंटेंट ब्राउज़र आ जाता है नीचे। हम बुक की तरह ही चल रहे हैं, लेफ़्ट टू राइट, और उसके बाद पीछे फिर इसी तरह ही लेफ़्ट टू राइट और टॉप टू बॉटम। तो ये कंटेंट ब्राउज़र जो है बेसिकली मैक्स में तो सारा कुछ बैक एंड पे, जैसे हम फोल्डर स्ट्रक्चर क्रिएट करते हैं। फॉर एग्जांपल मैं अगर चला जाऊँ डॉक्यूमेंट्स, लेट्स से मैक्स 2023, तो ये हमारे पास डायरेक्टरी स्ट्रक्चर है ये सारा इस तरह। ये अब ये विंडोज़ के अंदर पड़ा हुआ इसमें भी विंडोज़ के अंदर होता है, लेकिन जनरली आपको ये यहाँ से मैनेज करना पड़ता है, यानी ये कंटेंट ब्राउज़र से। अब आपने जैसे यहाँ पर जाना है, आपने यहाँ पर जाके एक फ़ोल्डर बना लिया, इसका नाम दे दिया ज्योमेट्री, ठीक है। अब ये जैसे मैंने ये फ़ोल्डर बनाया है ना, तो मैं अगर इसको जाके बैक एंड पे देखूँ अपने स्टार्टर प्रोजेक्ट,
तो ये कंटेंट का फ़ोल्डर है। इधर मैं जाऊँ तो आपने देखा उसने इधर एक ज्योमेट्री का फ़ोल्डर बना दिया। अब जैसे जैसे मैं फ़ोल्डर बनाता जाऊँगा, जो जो कुछ ऐड करता जाऊँगा वो यहाँ पर इस तरह बैकएंड के ऊपर ऐड होता जाएगा, लेकिन आपको यहाँ से मैनेज करने की ज़रूरत नहीं है, आप उसको यहाँ से मैनेज करें, इस जगह से ज्योमेट्री, और जितने आप लेवल बनाते जाएंगे वो सारे यहाँ पर आते जाएंगे। अब मैं इसको डॉक इन लेआउट कर दूँ तो मेरे पास यहाँ पर ऐसे डॉक हो गया इस जगह के ऊपर। ये लेवल क्या होते हैं, लेवल क्या होते हैं? लेवल बेसिकली जिस तरह हम गेम खेलते हैं तो गेम में काफ़ी सारे लेवल होते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल आप गेम खेल रहे हैं ना, तो आप किसी एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं तो आपने अक्सर नोट किया होगा कि लोडिंग शुरू हो जाती है। हाँ जी, शुरू होती है। हाँ, क्योंकि गेम बहुत बड़ी होती है। हमारा लेट्स से आर्कवेज का प्रोजेक्ट शायद कभी भी उतना बड़ा नहीं हो सकता जितनी बड़ी गेम होती है। तो उसमें वो फिर ये काम करते हैं कि उसको डिफरेंट लेवल्स में डिवाइड कर देते हैं, यानी दूसरे लफ्ज़ों में आप उसे काइंड ऑफ एन एक्स रेफरेंस टाइप कह सकते हैं, काइंड ऑफ एक्स रेफरेंस टाइप। तो वो ये होता है कि वो फिर उसको लेवल्स में डिवाइड कर देते हैं। अब ये जितने आप लेवल बनाते जाएंगे ना, तो होगा ये कि जैसे एक्सटीरियर एक लेवल है, फिर एक इंटीरियर लेवल है, तो अब इंटीरियर एक अलग लेवल है, एक्सटीरियर एक अलग लेवल है। आप बाहर घूम रहे हैं तो आप उसको एक्सटीरियर को देख रहे हैं, जिस वक्त आप उसके अंदर जाएंगे तो एक नया लेवल लोड होगा, उसमें हो सकता है लोडिंग में थोड़ा सा टाइम भी लगे, तो वो फिर एक नया लेवल होकर तो इंटीरियर, फिर उसके अंदर और भी इस तरह, यानी डिफरेंट वर्ल्ड्स के वर्ल्ड्स आप इसमें बनाए जाते हैं। तो इसमें कोई ऐसा मसला नहीं है, ये बेसिकली ह्यूज अमाउंट ऑफ ज्योमेट्रिकल डेटा जो है वो आप इसमें ईज़िली लेके जा सकते हैं और विदाउट हैविंग टू लैग, यानी आप अपना फ्रेम रेट भी मेंटेन रख सकते हैं। जो कि मैं इस हैमबर्गर से आइकन पे जाता हूँ और मैं शो FPS पे क्लिक करता हूँ तो मेरे पास ये आ रहे हैं 120 FPS, यानी इसका मतलब ये है कि 120 फ्रेम्स पर सेकंड पर इस वक्त ये एडिटर प्ले हो रहा है, यानी ये चल रहा है। उसके बाद अब आप इसको बाकी सबको एक्सप्लोर खुद ही कर सकते हैं आहिस्ता आहिस्ता के वॉल्यूम्स क्या हैं, HDR बैकड्रॉप क्या है, ये सारी चीज़ें। डिफ़ॉल्ट HDR ये तो इसके अंदर है, अगर हाँ जी, बाहर से लोड करना है तो आप कर सकते हैं इजीली। ये जो कंटेंट ब्राउज़र है, आप यहाँ पर एक फ़ोल्डर बना लें। लेट से मैं फ़ोल्डर बनाता हूँ, सॉरी न्यू फ़ोल्डर, इसका मैंने नाम दे दिया टेक्सचर्स। ऑर्गेनाइज ज़रूर होना, ऑर्गेनाइज हुए बगैर कोई काम नहीं करना। और मैं यहाँ पर एक दोबारा फ़ोल्डर बना देता हूँ, इसका मैं नाम दे देता हूँ HDRI। अब मेरे पास कोई HDR पड़ा हुआ तो मैं जस्ट सिंपली किस जगह पे पड़े में HDR, ये टेक्सचर लाइब्रेरी वो किधर है इसमें, टेक्सचर्स लाइब्रेरी नॉर्मल्स का याद है। HDRI, ओके वो नहीं पड़े हुए। नहीं वो पोली है उनके। हाँ जी, चले मैं फ़िलहाल ये वाला कोई, जैसे ये HDR है तो मैं इसको यहाँ पे ड्रैग ड्रॉप कर दूंगा जस्ट सिंपली, तो वो आपके प्रोजेक्ट में ऐड हो रहा है। आपने देखा यहाँ पे इंपोर्ट लिखा हुआ है, तो ये मेरे पास यहाँ पे ये HDRI जो है वो टेक्सचर लोड हो गया हुआ। अच्छा, अब आपने कोशिश करनी है, जैसे मैंने ये 16K का टेक्सचर लोड कर लिया है और उसने साथ ही मुझे आउट ऑफ मेमोरी का एक अदद मैसेज दे दिया माशाल्लाह से, और अनरियल एडिटर क्लोज़ हो गया हुआ। हाँ जी, बैकअप में से निकल आएगा मोस्ट प्रॉब्ली, तो ये आपको खुद ही कह देगा कि आप बैकअप में से निकाल सकते हैं। अब ये वही फ़ाइल निकली है उसी तरह बैकअप में से ही। अब मैं दोबारा जाऊं और ये टेक्सचर्स में जाऊं HDRI के अंदर, अब मैं कोई और टेक्सचर देख लूं ज़रा जो हल्का है, मतलब हम 16K का टेक्सचर ना लगाएं, उसकी बजाय हम मोस्ट प्रॉब्ली सबसे अच्छे तो पॉलीगॉन सॉरी HDRI हेवन के टेक्सचर्स हैं। मैं सिर्फ टेस्टिंग के लिए ये चला जाता हूँ। अच्छा, हमें ना HDRI को बहुत ज़्यादा हाई क्वालिटी नहीं चाहिए होता अनरियल इंजन में, ये भी शायद ना आए इस, असल में मैंने ना, मुझे लगता है ये मैंने एसिस के लिए कन्वर्ट किया हुआ अंदर उसको, और उसके आगे लिखा हुआ आ रहा है। अच्छा, जैसे भी आपने देखा कि ये टेक्सचर लोड हो गया हुआ यहाँ पर HDRI, तो मैं यहाँ पर मतलब इधर गया HDRI बैकड्रॉप लाइट्स में जाके HDRI बैकड्रॉप्स,
इसको मैंने क्लिक किया और इसको मैंने 0 0 कर लिया यूँ। तो यहाँ पर ये मेरे पास ये HDR आ रहा है। अब मैं यहाँ पर इजीली इस HDR को जो है रिप्लेस कर सकता हूँ किससे, ये वाले टेक्सचर से। मैं इसको थोड़ी देर के लिए डॉक इन लेआउट कर लेता हूँ, और ये डॉक नहीं हुआ, चलो ये जैसे ये किया, HDR पे क्लिक किया और टेक्सचर्स पे गए, HDR आई, और मैं इसको 2 3 तरीके हैं, या तो मैं इसको यहाँ से जाके यूँ ऐसे कर दूँ असाइन, और अच्छा ये तो बिल्ट इन इसके HDR आई हैं, लेकिन सवाल ये कि इसने मेरे वाला क्यों नहीं लोड किया। करना चाहिए था। नहीं ये वो इधर ही जाना है, कोई और मसला हो सकता है, इसको हम बहरहाल बाद में चेक कर लेते हैं, क्योंकि मुझे लग रहा है कि मैंने ये जो असल में सारे HDRs के आगे अंडरस्कोर लेन अंडरस्कोर sRGB लिख दिया ना, इसकी वजह से कोई कन्फ्यूजन हो सकती है, क्योंकि ये वो वीरे से ये उसमें कन्वर्ट करने के लिए लिखा था मैंने टेक्सचर्स में। तो खैर एनीवेज़, लेकिन जनरली लगाने का यही तरीका है। अभी फ़िलहाल के लिए हम यहाँ से कोई भी यूज़ कर लेते हैं। तो ये यहाँ से आपने देखा है कि वो HDR जो है वो आप यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, लेकिन अभी फ़िलहाल हम इंटरफेस के ऊपर आते हैं। इंटरफेस में हम आ जाते हैं। अच्छा, मोस्ट प्रॉब्ली कई लोगों के पास ना ये वाला इंजन वाला फ़ोल्डर नहीं हो सकता, उसकी वजह ये कि शायद मैंने मोस्ट प्रॉब्ली ये शो इंजन कंटेंट यहाँ से टिक हुआ है, तो मैं इसको अनटिक कर देता हूँ ताकि ये वाला फ़ोल्डर यहाँ से हिडन हो जाए। अच्छा जी, उसके बाद हम आ जाते हैं कंटेंट ब्राउज़र का भी हमें पता लग गया, तो मेरा ख़्याल है इंटरफेस जो है वो क्लियर हो गया होगा यहाँ पे। अब किसी को कोई इंटरफेस से मुतालिक कोई सवाल, अभी फ़िलहाल अभी हम ये ऊपर वाले टूल्स की तरफ आ जाते हैं। अभी फ़िल वक्त के लिए किसी को कोई व्यू पोर्ट से रिलेटेड, हाँ जी सेंटीमीटर है। अनरियल इंजन का जो यूनिट है वो है सेंटीमीटर। आपको मैक्स की जो फ़ाइल है वो बैकएंड के ऊपर सेंटीमीटर में ही बनानी पड़ेगी, यानी अगर आपने बैकएंड पे मैक्स की जो फ़ाइल है वो इंच में बनाई हुई है तो मोस्ट प्रॉब्ली आपका स्केल टोटली रॉन्ग होगा। आपको हर हाल में अपनी जो फ़ाइल है वो इंच सेंटीमीटर में बनानी पड़ेगी। हम लोगों ने तो एक अरसा हो गया, मेरा ख्याल है ग़ालिबन 1.5 2 साल हो गए हम लोग सेंटीमीटर में ही काम करते हैं। जो बैकएंड पे जो सिस्टम यूनिट है ना, हम लोग 1.5 2 साल हो गए हैं वो सेंटीमीटर पे काम कर रहे हैं। उसकी वजह ये कि हम लोगों ने जिस वक्त सॉफ्टवेयर स्विच करने होते हैं ना काफ़ी सारे, तो सबका जो डिफ़ॉल्ट सिस्टम यूनिट है वो सेंटीमीटर है। हाँ, केओस की जो लाइब्रेरी है उसका भी सेंटीमीटर है। जैसे यूनिट सेटअप पे गया मैं, तो ये वाला आप कोई भी चूज़ कर लें, जो डिस्प्ले यूनिट है इसको आप सेंटीमीटर, मिलीमीटर, US स्टैंडर्ड रख लें, फीट विद डेसिमल इंचेस रख लें, कस्टम रख लें, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड रख लें, कोई भी रख लें। लेकिन जो मेन जो जैसे ये सिस्टम यूनिट सेटअप है ना, ये आपने हर हाल में सेंटीमीटर रखना है। अगर आप ये सेंटीमीटर नहीं रखेंगे तो आपका स्केल टोटली रॉन्ग होगा अनरियल इंजन में। इवन इफ के लूमियन में भी आपका स्केल आउट ऑफ स्केल होगा। काम आप डिस्प्ले यूनिट यहाँ से चेंज कर लें, फीट इंचेस कर लें, मेट्रिक कर लें, इधर से कोई मसला नहीं है, लेकिन आपने यहाँ से जो सिस्टम यूनिट है वो सेंटीमीटर रखना है हर हाल में। अच्छा जी, अब और कोई क्वेश्चन आपको कोई आ रहा हो? मैंने कॉपी नहीं था किया। चलो हम प्रोजेक्ट नहीं खोलते, बेसिकली मैं इधर ही बता देता हूँ आपको। जैसे फॉर एग्जांपल हमने मैक्स में कोई चीज़ें बनाई हैं, जैसे ये हम कहते हैं जी हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है पूरा, और हमने इसको जनरली, जैसे ये कुर्सी है, हमने इसको ग्रुप किया होता है ऐसे, ये ग्रुप है, हमने इसको ऐसे अनरियल इंजन में नहीं लेके जाना। हमने इसकी एक अदद आप कॉपी भी ले सकते हैं इजीली। आप चाहते हैं ना कि आप मतलब काम है नॉन डिस्ट्रक्टिव करना है आपने, आप इसको सेव सिलेक्टेड कर लें। ठीक है जी, सेव सिलेक्टेड करके आप यहाँ पर एक फ़ोल्डर बना लें बैकअप ऑब्जेक्ट्स के नाम से।
आप इसमें जो भी इस ऑब्जेक्ट का नाम है, लेट्स से चेयर है, आप उसको रख लें और उसके बाद आपने इस ऑब्जेक्ट को अनग्रुप करना है, सबको सेलेक्ट करके आपने कन्वर्ट टू एडिटेबल पॉली करना है और उसके बाद आपने यहाँ से अटैच में जाके तो इस ऑब्जेक्ट को एक ऑब्जेक्ट बना लेना है और उसके बाद आपने इसका पिवट जो है वो इसके जो भी इसकी एक्यूरेट प्लेसमेंट बन रही है, यहाँ पर आना है, यहाँ पर आना है। मैं लेट्स से साइन है टूल्स में से जाके इसका पिवट इसके सेंटर में और बॉटम पे कर देता हूँ। तो ये आपने ऐसे इसका पिवट एडजस्ट कर देना और कोशिश करें कि नाम रख लें, ढूंढना आसान हो जाएगा, जैसे चेयर। ठीक है जी, में भी नहीं जाएगा जी एडिट। नहीं स्प्लाइन में भी नहीं जाना, आपने उस स्प्लाइन का भी बैकअप रख लें। अल्टीमेटली सब कुछ आपका एडिट पॉली और वन सिंगल ऑब्जेक्ट होना चाहिए और उसके ऊपर मल्टी सब ऑब्जेक्ट मटेरियल लगा होना चाहिए, जैसे कि वो मैंने आपको ऑब्जेक्ट कल बना के दिखाया था कि मल्टी सब ऑब्जेक्ट मटेरियल और वन सिंगल ऑब्जेक्ट। और जस्ट आपने इसके ऊपर सिंपल जो भी आपका UVW मैप का मॉडिफायर होता है उसके ऊपर आपने करके, लेट से मैं कहता हूँ, मैं चूँकि मुझे आदत काफ़ी पड़ी हुई है सेंटीमीटर्स में काम करने की, तो लिहाजा मैं इसको सेंटीमीटर पे करके 100 सेंटीमीटर बाय 100 सेंटीमीटर करके इसकी एक अदद मैपिंग का मैंने मॉडिफायर सेट कर दिया। अब जो भी आपके एग्जिस्टिंग प्रोजेक्ट हुए हैं वो हो जाएंगे, ऐसी कोई परेशानी वाली बात नहीं है। रियल वर्ल्ड मैप साइज़ नहीं होना चाहिए, ये नहीं जाता, ये रियल वर्ल्ड मैप साइज़ ट्रांसलेट नहीं होगा। आपके जस्ट सिंपल UV मैपिंग और इस टेक्सचर में 1 to 1 यानी जो आपकी टाइलिंग है वो 1 to 1 होनी चाहिए। अब जैसे मैं इसको भी लेट से मैं ऑटो सिंक्रोनाइज और सिंक्रोनाइज कर लेता हूँ, तो ये मेरे पास, मैं अगर इधर जाऊँगा इसको रेजोल्यूशन का नहीं है 4K या 2K या 4K मैक्सिमम रखें, 8K भी आप लगा सकते हैं, लेकिन अल्टीमेटली अनरियल इंजन का क्रैश होने का काफ़ी ज़्यादा चांसेस है। तो मैं यहाँ पर जाके डेटा स्मिथ डायरेक्ट फाइल इंपोर्ट और मैं यहाँ पे इसको सिंक्रोनाइज भी कर सकता हूँ। तो अभी मैंने ऑप्टिमाइज़ नहीं हुआ, लेकिन मुझे ऑप्टिमाइज़ हो जाना चाहिए था। मैंने इसको इंपोर्ट पर क्लिक किया तो आपने देखा है कि ये डायरेक्टली वो ऑब्जेक्ट जो है वो सिंक्रोनाइज भी हो गया हुआ ऐसे। ठीक है जी, अब इस सिंक्रोनाइजेशन में थोड़ा सा कैच है, थोड़े से कोई मसले मसाइल हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मसले मसाइल ये हैं कि अगर मैं इस ऑब्जेक्ट को यहाँ पे मूव करता हूँ और कुछ मटेरियल लगा देता हूँ, ऐसे क्लिक करता हूँ और मैं इधर अनरियल इंजन में वापस जाता हूँ, तो टेक्निकली इसको कर देना चाहिए था या मेरे जहन से निकल गया हुआ है। नहीं, री इम्पोर्ट तो है, लेकिन मैंने वो डायरेक्ट सिंक्रोनाइज़ किया हुआ, मुझे शायद इस बटन को दबाना पड़ेगा। तो मैं इधर आता हूँ तो ये हमारे पास सिंक्रोनाइज़ हो गया। ठीक है जी, यानी आपके पास ऑलमोस्ट लाइव सिंक है, लेकिन मैं इस चीज़ को प्रेफर नहीं करता। उसकी वजह पता क्या, उसकी वजह ये है कि लेट से मैंने मैक्स बंद कर दिया ना सेव करके, और अनरियल इंजन भी बंद कर दिया हो, तो ये जो लाइव सिंक्रोनाइजेशन है ना, ये ब्रेक हो जाती है। ये सिर्फ करंट उसी टाइम और उसी सेशन के लिए होती है लाइव सिंक्रोनाइजेशन जो है। सिंक्रोनाइजेशन अभी इतनी अच्छी नहीं हुई, हो सकता है फ्यूचर में अच्छी कर दें। ऐसे मैं इसको ग्रीन कर देता हूँ, मैं इधर को टेक्सचर भी लगा दूंगा ना, तो ये वो जस्ट मैंने एक दफ़ा सिंक्रोनाइज़ का बटन प्रेस किया तो ये मेरे पास ऑटोमेटिकली सिंक्रोनाइज़ हो गया। अब ये चाहे जितनी मर्ज़ी बड़ी फ़ाइल हो, लेकिन वंस पर सेशन, यानी जब तक अनरियल इंजन क्लोज़ हो जाता है, जब तक मैक्स क्लोज़ हो जाता है, तब तक ये सिंक्रोनाइजेशन रहेगी। उसके बाद ये सिंक्रोनाइजेशन ब्रेक हो जाएगी। लेकिन ये प्रोजेक्ट को कम करने का अच्छा तरीका नहीं है, क्योंकि इसके करने से, इस तरीके से करने से आपको यहाँ पर नहीं पता होगा कि कौन सा ऑब्जेक्ट क्या है, कौन सा क्या है। अगर आपको चेंज करना पड़ गया तो फिर बस परेशान ही रहेंगे। तो लिहाजा दिया हुआ तो है बटन, लेकिन अगर बहुत ऐसे छोटा सा प्रोजेक्ट है, जैसे एक बाथरूम सा है और बस इस तरह का काम है, तो आप कर सकते हैं। मोस्ट प्रॉब्ली छोटा प्रोजेक्ट है, बाथरूम में आप कर सकते हैं, या एक बिल्कुल छोटा सा बेडरूम है, उसमें को 2-4 ऑब्जेक्ट्स हैं, अलमारी हैं, आप कर सकते हैं सिंक्रोनाइज। अच्छा जी, अब हम इस सेशन को स्टॉप करते हैं और अगला मैं
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा, हम पढ़ लेते हैं मेन्यूज़, जो व्यू पोर्ट मेन्यू है, इस जगह पे आ जाते हैं। अब सबसे पहले लेफ़्ट हैंड पे हमारे पास छोटा सा हैमबर्गर टाइप का आइकन आता है, इस पर हम क्लिक करते हैं तो आप देखते हैं सबसे पहले एक रियल टाइम वाला बटन आ रहा है, कंट्रोल आ रहा है। जिस वक्त मैं इसको अनटिक कर देता हूँ ना, तो एक्चुअली में हो ये रहा है कि जो चीज़ें एनिमेशन वाली हो रही है ना, जैसे यहाँ पर वेजिटेशन कुछ अगर एनिमेट हो रही है, या ऊपर आप देख रहे होंगे ये क्लाउड्स हैं, ये रुक गए हैं। अगर मैं इसको दोबारा रियल टाइम ऑन करूँगा तो आपने देखा कि क्लाउड्स चलना शुरू हो गए हैं दोबारा। होपफुली आपको फील हो रहा होगा ये सारे क्लाउड्स एनिमेटेड। तो अगर आपको परफॉर्मेंस का मसला आ रहा है, मतलब किसी वजह से फाइल लैग हो रही है, कुछ और हो रहा है, तो आप रियल टाइम वाला बटन अनटिक कर दें। और शो FPS, ये तो मोस्ट इंपॉर्टेंट बटन है, आपने कोशिश करनी है कि इसको एनी टाइम टिक रखना है, ताकि आपके ये जो फ्रेम पर सेकेंड है FPS वो यहाँ पर आ जाए। ये मिनिमम 30 आपने टारगेट रखना है कि 30 तो ये हो ही हो। अगर आप 30 से नीचे आते जा रहे हैं ना, तो आप अपनी ज्योमेट्री को ऑप्टिमाइज़ कर लें, नए नाइट मैशेस बना लें, या अनरियल का अपना पुराना जो वर्जन था उसमें आई बिलीव मुझे उसका नाम ही जहन से निकल गया हुआ, FPS फ्रेम पर सेकेंड, यानी ये उस हिसाब से, यानी ये आपकी गेम प्ले हो रही है, यानी ये गेम ही है जो इस टाइम पे प्ले हो रही है। उसके बाद हमारे पास स्टैट्स वगैरह आ जाते हैं, और ये फील्ड ऑफ व्यू है, ये जो मैक्स में हमारे पास फील्ड ऑफ व्यू है, ये वाला ये फील्ड ऑफ व्यू आइकॉन FOV, यानी आप अपना फील्ड ऑफ व्यू क्या रखना चाह रहे हैं। फील्ड ऑफ व्यू किधर होता है, जिसमें जैसे फॉर एग्जांपल आपने जैसे मैं ये पॉइंट लाइट बनाई हुई है, तो आपने देखा कि ये आइकॉन मेरे सामने आ रहे हैं सारे, और ये सारे अगर मैं यहाँ पर गेम व्यू पर क्लिक करूँगा तो ये सारे आइकॉन गायब हो जाएंगे, और मेरे पास एक बेसिकली क्लीन व्यू पोर्ट आ जाएगा वर्किंग के लिए। यानी इसकी शॉर्टकट की G है, G दबा के मैं सारे ये जो आइकॉन्स नज़र आ रहे हैं मेरे पास, इनको मैं ऑन ऑफ कर सकता हूँ। उसके बाद इमर्सिव मोड, यानी फुल स्क्रीन आपके पास, बेसिकली आप बिल्कुल फुल स्क्रीन पे अनरियल इंजन का व्यू पोर्ट लेके आ सकते हैं। F11 में दोबारा कर लेता हूँ। अच्छा, थोड़ा सा इंटरेस्टिंग हो जाएगा अगर मैं वो वाली फाइल खोल लूँ अपनी। अच्छा, हम किस जगह पे थे, हमने अपना फील्ड ऑफ व्यू डिस्कस किया था। तो ये हमारे पास फील्ड ऑफ व्यू है, जैसे आप देख रहे हैं कि मैं इसको 35 टाइप कर दूँ तो ये हमारे पास 35 जैसे स्टैंडर्ड कैमरे का 35 मिलीमीटर का लेंथ होता है। G हमारा आइकॉन्स ऑन होगा। अब मैं दोबारा इस डबल इस आइकन पे क्लिक करता हूँ और मैं इसका फील्ड ऑफ व्यू 90 कर देता हूँ। चूँकि हम लोग इंटीरियर स्पेस पे नेविगेट कर रहे हैं तो लिहाजा मैंने इसको 90 कर दिया। उसके बाद हमारे पास इमर्सिव मोड हमने देख लिया। बुकमार्क्स हम क्रिएट कर सकते हैं, किसी भी जगह पे जाना है, जैसे ये बुकमार्क 0 हो गया और ये हमारे पास एक और बुकमार्क हो गया। चूँकि हम जिस वक्त लेवल्स की बात करते हैं तो हमारे पास काफ़ी सारे लेवल्स आ जाते हैं। अब मैं अगर इधर जाऊँ वापस तो मैं इंस्टेंटली जंप टू 0, यानी मैं इंस्टेंटली सिमिलरिटी कैमरा हो सकता है, लेकिन ये है कि कैमरा नहीं है, बेसिकली बुकमार्क है उस जगह। अब हमारे पास हाई रेजोल्यूशन स्क्रीनशॉट भी बेसिकली ऑल्टरनेट है रेंडर के लिए। इसको हम देखेंगे जिस वक्त हम रेंडर की सिचुएशन की तरफ जाएंगे ना, तो इस तरफ अभी लेआउट है हमारे पास, सिंगल व्यू है, 4 व्यू है, ट्राई व्यू है। जिस तरह हमारे पास बिल्कुल सेम वो मैक्स में हमारे पास व्यू पोर्ट्स होते हैं, तो हमारे पास ये सारे व्यू पोर्ट्स इसी तरह अवेलेबल हैं इस जगह पे। आप इन व्यू पोर्ट्स को ईजिली किसी भी तरह से कस्टमाइज़ कर सकते हैं। अभी मैं इसको 4 व्यू पोर्ट्स के ऊपर चला जाता हूँ, तो ये हमारे पास 4 व्यू पोर्ट्स आ गए हैं। अच्छा, अब व्यू पोर्ट कहाँ से होना है, वो यहाँ से मिनिमाइज मैक्सिमाइज होना है। इधर तक हम पहुँचते हैं भाई आहिस्ता आहिस्ता। दोबारा मैं इधर आ गया हूँ तो लेआउट हमारे पास और एडवांस सेटिंग में कुछ एडवांस सेटिंग आ जाती है, इसको अभी हम नहीं छेड़ेंगे। उसके बाद हमारे पास पर्सपेक्टिव व्यू, टॉप व्यू, बॉटम व्यू, लेफ़्ट राइट, ये सारे आ रहे हैं। ये मैं बॉटम व्यू के ऊपर चला गया। अच्छा, अब यहाँ पर नेविगेशन कैसे होगी, आप देख रहे हैं मेरे यहाँ पे हॉट की भी ऑन है। राइट माउस बटन से बेसिकली पैन होगा और स्क्रॉल व्हील से जूम इन जूम आउट होगा। ये थोड़ा सा मैक्स से डिफरेंट है, हमें मैक्स की आदत पड़ी हुई है, इसमें मिडल माउस बटन से इस तरह से ये
डायमेंशन लग जाती है, 20 सेंटीमीटर में डायमेंशन है, यानी यहाँ से यहाँ इस तरह से। लेकिन अगर आप राइट माउस करेंगे तो आप बेसिकली पैन कर सकते हैं और स्क्रॉल व्हील से आप जूम इन जूम आउट कर सकते हैं। ऐसे आप ये लाइटें देख रहे हैं, मैंने ये सारी लाइट्स जो हैं ये जूम इन जूम आउट करके स्क्रॉल व्हील से बनाई है। अब मैं यहाँ से उसी तरह मैक्स की तरह, जैसे आप मैक्स में जाएंगे तो नीचे व्यू पोर्ट कंट्रोल आ रहे हैं, इसके यहाँ पे आते हैं, ऐसे इधर से मैं इसको बड़ा या छोटा कर सकता हूँ। और इस व्यू को जैसे ये ऑल्ट जी इसकी शॉर्टकट की है। अब यहाँ से आप कैमरा भी प्लेस कर सकते हैं। से पर्सपेक्टिव व्यू में आ गए तो ये मेरे पास पर्सपेक्टिव व्यू दोबारा वापस आ गया। उसके बाद हम जिस वक्त पर्सपेक्टिव व्यू में देखते हैं तो हमारे पास ये प्लेस कैमरा की ऑप्शन आती है। हम यहाँ से कैमरे देख सकते हैं जो हमने लगाए हुए होते हैं, यानी मैं किसी भी कैमरे पे क्लिक करके उस कैमरे पे जा सकता हूँ। जैसे ये कैमरा 0 जी का बटन दबाया मैंने तो मेरे पास ये आइकॉन्स गायब हो गए, जो कैमरा वगैरह लाइट्स के आइकॉन्स आ रहे थे। तो मैं इस वक्त कैमरा नंबर 1 में हूँ और ये हमारे पास कैमरे की ऑप्शन आ रही है। आपने देखा ये पायलट कैमरे के ऊपर क्लिक हुआ, इसका मतलब है कि मैं इस कैमरे से देख रहा हूँ। अब मैं इस कैमरे से नहीं देख रहा हूँ, अब मैं इस कैमरे से देख रहा हूँ, यानी इस आइकॉन को क्लिक करने से। अभी इस वक्त आप कैमरा मोड में है, यानी इस कैमरे में। अगर मैं इसको हिलाऊंगा तो मैं इस कैमरे को हिला रहा हूँ। मैं इसको कंट्रोल जी करके अंडू कर देता हूँ। सॉरी मेरा ख्याल है अंडू नहीं हुआ। अंडू क्यों नहीं हुआ? मुझे इन कैमरों को लॉक कर लेना चाहिए था, जो कि मैंने नहीं किया। लेकिन आपने कैमरा मूव नहीं करना, मैं आपको कैमरा लॉक करने का भी बताऊंगा तरीका। अभी इस वक्त मेरे जहन में नहीं आ रहा, लेकिन मैं इस आइकॉन को ऐसे क्लिक करूँगा तो मैं बेसिकली कैमरे से बाहर आ जाऊँगा। यानी जी की मैंने प्रेस की तो आपने देखा कि मैं उस कैमरे वाले आइकॉन से बाहर आ गया और मैं जो हमारा स्टैंडर्ड एक पर्सपेक्टिव व्यू है उसके ऊपर आ गया। शॉर्टकट कीज़ आप देख रहे हैं मेरी जहाँ पे चल रही हैं, राइट माउस बटन WASD से मूव हो रहा है और वही हमारी जो स्टैंडर्ड नेविगेशन की कीज़ हैं उसी तरह से हम इसको मूव करते हैं। ये आपको आइडिया हो गया पर्सपेक्टिव टॉप बॉटम सारा कहाँ से आता है। उसके बाद हमारे पास बिल्कुल उसी तरह मैक्स की तरह मोड आ जाता है, लिट मोड, अनलिट मोड। अनलिट मोड में आपकी लाइटिंग की इंफॉर्मेशन नहीं होती, सिर्फ डिफ्यूज टेक्सचर होता है, दैट्स इट। यानी आप में आपके पास किसी भी किस्म की शेडिंग की इंफॉर्मेशन नहीं है। आपने देखा कि मेरे पास यहाँ पे ये प्लांट का सिर्फ एक डिफ्यूज टेक्सचर आ रहा है। मैंने इसको क्लिक किया, मैं शो FPS पे भी कर रहा हूँ और आप देख रहे हैं कि जैसे ही मैं इसको अनलिट मोड से लिट मोड में आता हूँ तो मेरे पास फ्रेम रेट बहुत ज़्यादा हो गया। अगर मैं इसको दोबारा लिट मोड में जाता हूँ तो मेरे पास FPS कितने हो गए हैं? 30, 24 आ गए हैं, 30, 35, 40। मैं किसी और तरफ देखना शुरू करता हूँ, मेरे पास 60, 65, 50, 90, 100। क्यों? क्योंकि उस तरफ ज्योमेट्री कोई नहीं है और ना टेक्सचर लोड करने के लिए, इस वजह से। अब ये ऑप्टिमाइजेशन के भी काफ़ी सारे तरीके होते हैं, वो भी इंशाल्लाह हम आगे कवर अप कर लेंगे। अच्छा जी, उसके बाद फिर वायर फ्रेम मोड आ जाता है। अभी जिस तरह आप देख रहे थे कि वायर फ्रेम मोड है जो मैक्स में हमारे पास स्टैंडर्ड वायर फ्रेम होता है। फिर लाइटिंग ओनली बड़ा एक्सट्रीम मोड है जो कि मैं ख़ास तौर पे यूज़ करता हूँ, क्योंकि हम लोगों को आदत है, मैं कोरोना या वीरे में भी लाइट करता हूँ तो मैं पहले हमेशा लाइट ग्रे मटेरियल में चेक करता हूँ लाजमन, क्योंकि उसके बगैर ना आपने देखा होगा कि मोस्ट प्रॉब्ली जैसे आर्कविज आर्टिस्ट हो गया या रेंडर कैंप हो गया, ये जो दो बड़े बड़े ट्यूटोरियल्स की फर्म्स हैं वो जनरली लाइट करती हैं। जब भी वो लाइट शुरू करती हैं तो वो हमेशा पहले ग्रे मटेरियल करती हैं और उसके बाद वो लाइटिंग शुरू करती हैं। तो मेरी भी आदत यही है, मैं हमेशा ग्रे मटेरियल को ऑन करता हूँ और उसके बाद लाइट को ऑन करता हूँ, यानी उसके बाद लाइट करना शुरू करता हूँ। उससे ही फ़ायदा होता है कि आपके पास टेक्सचर्स का क्लटर नहीं होता और आपके पास ईजिली जो लाइट की इंटेंसिटी है वो आ जाती है। अब आप देख रहे होंगे कि मुझे यहाँ पे रिफ्लेक्शंस और जो लाइट का बाउंस फ्लोर पे कैसी होगी लाइट, ये बेसिकली लाइट की जो क्वालिटी है और ग्लोबल इल्यूमिनेशन किस तरह काम कर रही है। आपने देखा है कि मैंने यहाँ पर इसमें वो ग्लो इफेक्ट्स भी लगाए हुए सारे। ये बेसिकली इमिसिव मटेरियल है, सिंपल। तो ग्लो इफेक्ट्स वगैरह ये सारे आपके, और अगर जैसे ये मिरर है तो ये आपका मिरर है, और उसके बाद जैसे ये ग्लास है हमारे पास, तो आपके बेसिकली शेडर बनाते वक्त ये जो क्वालिटी होती है टेक्सचर की वो आप बड़ा इजीली देख सकते हैं। और ऑब्वियसली सी बात है लाइट की तो क्वालिटी आप देख ही सकते हैं कि
कैसे ही हमारे पास लाइट की क्वालिटी आ रही है। अच्छा, उसके बाद हमारे पास मोड आ जाता है रिफ्लेक्शंस ओनली, कि ये रिफ्लेक्शन में अगर आपने देखना है हर चीज़ रिफ्लेक्टिव में कैसे नज़र आ रही है। ऑब्वियसली सी बात है, हर चीज़ क्रोम बन गई है तो, लेकिन आपने देखा कि अनरियल इंजन ने कितना फ्लॉलेसली उसको हैंडल किया कि आपकी हर चीज़ क्रोम की है और उसके बावजूद भी मतलब आपका जो सीन है, हाँ जी, FPS भी अच्छे हो गया। वो FPS तो बेसिकली जो लाइट की क्वालिटी होती है ना और शेडर क्वालिटी, वो उससे ऊपर नीचे होते हैं और ज्योमेट्री से भी होते हैं, नो डाउट डेफिनेटली। तो ये आपका रिफ्लेक्शन वाला मोड है। फिर इसी तरह आपके पास जो सबसे ज़्यादा हम लोग इस्तेमाल करेंगे वो है पाथ ट्रेसर। पाथ ट्रेसर मैंने आपको बताया था, जैसे कोरोना या वीरे है हमारे पास, तो बेसिकली कोरोना या वीरे का अल्टरनेट भी उन्होंने दिया हुआ पाथ ट्रेसर, यानी ये ऑफलाइन रेंडरर है। ऑफलाइन रेंडरर बिल्कुल सेम कोरोना या वीरे की तरह काम करता है। अच्छा, अब ये ऑफलाइन रेंडरर की क्वालिटी थोड़ी सी बेहतर होती है, जैसे बाज़ दफ़ा हमें डिमांड आ ही जाती है कि भाई यार ये रिफ्लेक्शंस नहीं अच्छी आ रही या शेडोज़ नहीं अच्छे आ रहे, तो इसको थोड़ा सा बेहतर करके रेंडर निकाल लें, या हमने एक स्टिल इमेज निकालना है जो कि हाई रेजोल्यूशन क्वालिटी में निकालना है। तो जैसे अगर मैं लिट मोड में आ जाऊँ तो आप देखेंगे कि जैसे ये ग्लास है हमारे पास, ये फील नहीं हो रहा रियल टाइम में, कि रियल टाइम में हाँ ये ठीक है, मतलब यानी यहाँ पे कहीं पे हम देखते हैं इस जगह पे तो ये ग्लास है, मतलब इस जगह पे भी, और यहाँ पर भी हम देखते हैं तो थोड़ा ग्लास है, मतलब ठीक है, अच्छा है रियल टाइम के हिसाब से बहुत अच्छा है कंपैरेटिवली। लेकिन हमें सिचुएशन के मुताबिक हमें ज़रूरत है कि हमारा ग्लास अच्छा और शेडोज़ जो हैं, ख़ास तौर पर शेडोज़ में आपने फ़र्क देखना है। जैसे मैंने पाथ ट्रेसर ऑन किया तो आपने लाइट की क्वालिटी देखी है कि वो एक अदद क्वालिटी के अंदर फ़र्क पड़ गया हुआ है, रिफ्लेक्शंस बेहतर हो गई हैं, ख़ास तौर पे आपने ग्लास भी देखा है। ओवरऑल लाइट की क्वालिटी में हर जगह पे, जैसे पाथ ट्रेसर को मैं दोबारा ऑफ करूँ, लिट मोड में आऊँ, तो आपने यहाँ पर भी ग्लोबल इल्यूमिनेशन की क्वालिटी में फ़र्क देखा है। ये यहाँ पर आपको बाकायदा इस एरिया में ग्लोबल इल्यूमिनेशन की क्वालिटी में फ़र्क फील हुआ है इस जगह पर। तो ये आपका पाथ ट्रेसर है। पाथ ट्रेसर बिल्कुल आपका कोरोना या वीरे की तरह, लेकिन फिर भी उनसे बहुत फास्ट है बेसिकली, यानी आपको अल्टीमेटली ये क्योस वांटेज की तरह का सिलसिला बन जाता है, यानी ये मैक्सिमम आपके पास शायद 10 मिनट में ये रेंडर हो जाएगा, विच इज़ कम्पेयर टू नथिंग। अगर आप कोरोना या वीरे को करें ना तो हाँ 10 मिनट में तो शायद प्रीव्यू नहीं इनका पूरा बनता है, इंटीरियर में ख़ास तौर पे। तो ये आपका 10 मिनट में ये पूरा इस तरह बार बार चलेगी, और उसके बाद डिनॉइज़र से ये बेसिकली डिनॉइज़र चलेगा और डिनॉइज़र आपका ये फ्रेम जो है उसको रेंडर करेगा। तो ये हमारे पास पाथ ट्रेसर दिया और पाथ ट्रेसर से भी रेंडर करने की ऑप्शन है, रियल टाइम रेंडर करने की भी ऑप्शन है हमारे पास। इस तरह भी हम रेंडर कर सकते हैं, एनिमेशन भी रेंडर कर सकते हैं, पैनोरामास भी रेंडर कर सकते हैं, और रियल टाइम आरपीजीज भी रेंडर मतलब प्लेबल है, यानी एज अ गेम की सूरत में, जो कि कहाँ से अवेलेबल है। इन डॉट्स को अगर हम क्लिक करें और न्यू PI विंडो और प्ले पे करें तो ये अब हमारे पास एक अदद गेम आ गई है। हम लोग इसे किसी भी कंप्यूटर में जाके गेम की तरह खेल सकते हैं। हाँ बिल्कुल, रिकॉर्ड भी कर सकते हैं, बिल्कुल कोई मसला नहीं है। जैसे अब हम लोग रिकॉर्ड भी कर रहे हैं, लेकिन ये है कि इसके अंदर अपने उन्होंने फीचर्स दिए हुए, तो आप 4K रेंडरिंग भी आउटपुट कर सकते हैं ईजिली, आप 4K रेंडर आउटपुट कर लें। अच्छा, अब हमारे पास लिट वगैरह हमने देख लिया, पाथ ट्रेसर। अब ये कुछ ऑप्टिमाइजेशन वाली चीज़ें आ जाती हैं। बेसिकली पाथ ट्रेसर के अंदर अगर कोई मसले आ रहे हैं, IOR, स्पेकुलर मेटेलिक ओपेसिटी, तो ये हमारे पास हैं। इसी तरह हमारे पास नैनाइट विजुअलाइजेशन है। अब नैनाइट क्या है? नैनाइट मैंने इस वक्त अभी कोई भी नहीं बनाई इस मैश में, इस सीन में। नैनाइट बेसिकली आपका ना ऑप्टिमाइजेशन का मेथड है। जैसे फॉर एग्जांपल हम मैक्स में लगाते हैं पॉली क्रंचर, एक प्लगइन है मैक्स की पॉली क्रंचर। पॉली क्रंचर से आप उसको थोड़ा सा ज्योमेट्रिक ऑप्टिमाइज़ करते हैं, लो पॉली करते हैं, इस तरह। तो इस तरह बेसिकली अनरियल इंजन का ऑप्टिमाइजेशन का मेथड है, वो होता है नैनाइट मैशेस। अब नैनाइट मैशेस से ये होता है कि जैसे फॉर एग्जांपल आपके पास एक बहुत ही हैवी किस्म की ज्योमेट्री है,
आप उसे अनरियल में लेके आना चाह रहे हैं और उसके बाद आप उसकी 10-15 कॉपियाँ लगाना चाह रहे हैं, तो आप प्रैक्टिकली उसको नैनाइट में कन्वर्ट करें और आप उसके बाद उसकी 50 कॉपियाँ लगा दें, तो अनरियल इंजन सिर्फ उसे एक ही दफ़ा प्रोसेस करेगा और बिल्कुल भी हैंग नहीं होगा, लैग नहीं होगा। ये अनरियल इंजन 5 से ही ऑनवर्ड टेक्नोलॉजी आई, इससे पहले ये टेक्नोलॉजी नहीं थी। तो लोगों को बड़ी परेशानी होती थी, कभी वो पॉली क्रंचर से ऑप्टिमाइज़ करते थे, कभी वैसे ही लो पॉली मॉडल बना के लेके आते थे, फिर उसको अनरैप करते थे और इस तरह मतलब काफ़ी सारे ऑप्टिमाइजेशन के तरीके थे। लेकिन नैनाइट ने ज़िंदगी जो है वो काफ़ी ज़्यादा आसान कर दी है। ये लूमन जो है ये हमारा ग्लोबल इल्यूमिनेशन का मेथड है, अब हम यही इस्तेमाल करते हैं ऑनवर्ड। आपने देखा कि जिस वक्त मैंने इसको क्लिक किया तो उसने मुझे ये लूमन सीन, लूमन रिफ्लेक्शंस और सरफेस कैश, ये इस तरह के 2-3 चीज़ें जो उसने मुझे प्रीव्यू दे दिया हुआ। अच्छा, अब येलो वाला जो है वो इंडिकेट कर रहा है कि इस जगह पे लूमन लोड हो रहा है, और पिंक वाला जो है वो ये इंडिकेट कर रहा है कि यहाँ पर लूमन में कोई मसला है, यानी यहाँ पर ग्लोबल इल्यूमिनेशन सही तरह कास्ट नहीं हो रही, यानी जैसे ही पिंक वाला है। तो लेकिन जनरली फ़िलहाल के लिए हम इसे इग्नोर करते हैं, क्योंकि अगर हमें नज़र आ रहा है ना कि बेहतर है तो हम फ़िलहाल बेहतर की तरफ ही रहते हैं, क्योंकि ज्योमेट्री को इतना ज़्यादा ऑप्टिमाइजेशन करते रहेंगे तो फिर हम लोग उसी में ही फंसे रहेंगे। तो लिहाजा बेहतर यह है कि अगर आपको फ़ील हो रहा है कि आपकी ज्योमेट्री में देखने में विजुअली कोई मसला है तो आप उसको ऑप्टिमाइज़ करें, अदरवाइज़ मेरा मशवरा यही है कि आप उसको ऑप्टिमाइज़ ना करें। उसके बाद हमारे पास ऑप्शन आती है LUD। ये भी एक मेथड है और ये अनरियल इंजन 4 में इस्तेमाल होता था, हम भी मोस्ट प्रॉब्ली इसे करेंगे इस्तेमाल, लेकिन जनरली ये आपके मेन्यू के ऑप्शन है। उसके बाद शो हाइट जिस तरह मैक्स में होता है, आपने एंटी एलिसिंग ऑन करनी है, क्लाउड्स, कोल्यूजन, डीकैल्स, ग्रिड ऑन करनी है, ये सारी चीज़ें यहाँ पर हैं। नेविगेशन, पोस्ट प्रोसेसिंग, वॉल्यूम में क्या होना चाहिए, लूमन में क्या होना चाहिए, वॉल्यूमेट्रिक्स क्या है, ये सब कुछ आपके इस जगह पे अवेलेबल है। अच्छा, अब हम इस जगह के ऊपर आ जाते हैं कि अब हमने बेसिकली हमने इतना सारा कुछ पढ़ लिया, हमने अभी तक ऑब्जेक्ट सिलेक्ट किया और हमने उसे मूव करना नहीं सीखा। तो अब हम इस जगह पे आते हैं, मैं ये ओवरव्यू वाला ऑफ करूँ तो हमारे पास सबसे पहले ये इस जगह पे आ रहा है सिलेक्शन टूल, यानी Q जो कि हॉट की है मैक्स की, और W से मूव है और R से ही बिल्कुल मैक्स की हॉट कीज़ हैं। Q सिलेक्शन टूल है, W मूव टूल है, E रोटेट है और R से हमारे पास स्केल है। ये सारे हमारे पास शॉर्टकट कीज़ आ रही हैं। ऑब्वियस सी बात है, हम सब लोग मैक्स इस्तेमाल करते हैं, तो लिहाजा हमें ये बताने की ज़रूरत नहीं है कि मूव क्या है और रोटेट क्या है, तो क्योंकि ज़ाहिर है ये बेसिक वाली क्लास नहीं है। स्केल हम लोग स्केल कर सकते हैं, तो ये हमारे पास, यानी आप किसी भी ऑब्जेक्ट को अगर आपको फ़ील हो रहा है तो आप अनरियल इंजन में भी इसको मूव, रोटेट, स्केल करके अपनी जगह से इधर उधर प्लेस कर सकते हैं। उसके बाद ये हमारे पास वर्ल्ड का वो आ जाता है, वर्ल्ड और लोकल गिज़मो और वर्ल्ड गिज़मो। ये भी मेरा ख्याल है हमें एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है, ये हम सबको आइडिया है कि लोकल और वर्ल्ड क्या होता है। लोकल एक्सेस ये हैं और जबकि वर्ल्ड एक्सेस जो है वो वर्ल्ड एक्सेस हैं। अच्छा जी, साइकिल वही कीजिए, डिलीट भी कर सकते हैं। हाँ जी बिल्कुल, ये है, इसको मैंने डिलीट कर दिया तो ये डिलीट हो जाएगी। यस, तो ये डिलीट हो गई। तो उसके बाद बेसिकली हमारे पास ये आ रहा है कि आप इसको मूव किस तरह करें। अभी आप देख रहे हैं तो ये स्नैप हो के मूव हो रही है, यानी कि नहीं, वर्टेक्स नहीं होता, मॉडलिंग का टूल नहीं है, किसी हद तक है, मतलब थोड़ी बहुत है, लेकिन उसको हम इग्नोर ही करें बेसिक। ये भी आप देख रहे हैं इस तरह चल रहा है, उसका मतलब ये कि बटन ऑन है तो ये 10 सेंटीमीटर इंक्रीमेंट के हिसाब से कर रहा है। अगर मैं इसको यूँ ऑफ कर दूंगा तो ये आप देख रहे हैं बिल्कुल फ्रीली मूव हो रहा है। और यहाँ पर ये हमारे पास कोऑर्डिनेशन भी आ रहे हैं, जिस तरह मैक्स में बॉटम नीचे कोऑर्डिनेशन आते हैं मूव वगैरह के, इसी तरह ये आ रहे हैं। और इसको अगर मैं रोटेट करके ई की हॉट की से रोटेट किया तो ये रोटेट कर रहा हूँ तो हमारे पास ये वाले कोऑर्डिनेशन चेंज हो रहे हैं। इसी तरह स्केल वगैरह भी हमारा ऐसे चेंज हो रहा है, वो आप देख रहे हैं ये हमारे पास इस जगह के ऊपर स्केल हो रहा है। अच्छा, अब जो चीज़ है, जैसे फॉर एग्जांपल मैं इसको रीसेट भी कर सकता हूँ। जैसे अगर ये यहाँ पर आ गया, मैं चाहता हूँ कि ये स्केल रीसेट हो जाए, तो मैंने इस एरो को क्लिक कर दिया तो ये इसका स्केल बिल्कुल वापस रीसेट हो गया, रोटेशन ज़ीरो हो गई, मूवमेंट ज़ीरो हो गई।
ठीक हो गया, जैसे मैक्स में करते हैं। जैसे मैक्स में करते हैं। आपने इसको ट्रांसलेट को 000 कर दिया। अभी ये ऑब्जेक्ट कहीं पे गुम हो गया, मैंने इसको F से फ्रेम किया, फ्रेम करके तो मैं लेके आया तो ये बिल्कुल 00 में आ गया। अच्छा, अब आपने देखा होगा कि इसमें एक थोड़ा सा कैच यानी कैविएट आया। कैच ये आया कि बेसिकली ये ऑब्जेक्ट इस जगह पे आ गया जबकि इसको वहाँ पर 00 होना चाहिए था। अच्छा, अब ये मोस्ट प्रोबेबली इस वजह से आया क्योंकि मैंने बेसिकली इसको डेटा स्मिथ के ज़रिए से लाया हुआ था। अब जैसे ये वाले जो ऑब्जेक्ट हैं, जैसे फ्लोर हो गया या ये वाला ऑब्जेक्ट हो गया, इसको मैं डेटा स्मिथ से नहीं था लाया। अब अगर मैं इसको कहीं पे मूव करूँगा ना, जैसे मैंने इसको मूव कर दिया किसी जगह के ऊपर यूँ ऐसे, इसको अगर मैं रीसेट करूँगा तो ये मैक्स की पोजीशन पे आया 00। डेटा स्मिथ वाले ऑब्जेक्ट को आपको जाके इस ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करके, जैसे अगर वो इस हायरार्की में इसका पार्ट था तो आपको उसके ऊपर से जाके उसके ब्लूप्रिंट में जाके तो उसको रीसेट करना पड़ेगा। यही वजह है कि मैं इंस्टेंसेस जो हैं वो डेटा स्मिथ से लेके आता हूँ, और जो आपकी बाकी ज्योमेट्रिकल और जो स्ट्रक्चर है सारा वो मैं जनरल FBX से लेके आता हूँ। तो FBX में ये है कि आपको थोड़ी सी मेहनत ज़्यादा करनी पड़ती है, लेकिन ये है कि आपके पास फ्लेक्सिबिलिटी बहुत ज़्यादा होती है। यानी कि आप जिस तरह मर्ज़ी ऑब्जेक्ट को अपने मूव कर लें, स्केल कर लें, रिप्लेस कर लें। रिप्लेस इसमें भी हो जाता है, लेकिन फिर भी डजेंट मैटर, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप जिस तरह मर्ज़ी यूज़ करें। अच्छा, उसके बाद हमारे पास ये रोटेशन आ गई, रोटेशन का एंगल आ गया, फिर इसी तरह स्नैप्स आ गए, स्नैप डिसेबल। अब इसके बाद ये कैमरे की स्पीड है। आपने देखा होगा कि मैं इस वक्त मूव कर रहा हूँ तो ये 0.33 की स्पीड से मूव कर रहा हूँ। अगर मैं चाहता हूँ कि आप तेज़ मूव करें तो मैं इसे, या स्लो मूव करें तो मैंने इसको 0.3 पे कर दिया। तो आपने देखा कि अब मैं W की प्रेस कर रहा हूँ तो बहुत ही आहिस्ता आहिस्ता से ये मूव हो रहा है। अब इसी तरह अगर मैं इसको 1 के ऊपर ले जाता हूँ तो इसकी स्पीड मूव की तेज़ हो गई है, यानी कि मैं अपना नेविगेशन जो है वो फास्ट कर रहा हूँ। यानी मैंने शूट सेलेक्ट किए, F प्रेस किया तो मैं काफ़ी तेज़ मूव कर रहा हूँ ऐसे यूँ। अब मैं इसको दोबारा वापस जैसे 0.1 के ऊपर ले आता हूँ तो अब आप देख रहे हैं कि इसकी नेविगेशन आसान, मतलब स्लो हो गई है नेविगेशन, जो स्पीड है, और मैं इजीली मूव कर रहा हूँ। और ऑब्वियसली बात है, मुझे लग रहा है कि मैंने इसकी टेक्सचर की मैपिंग नहीं की सही, सिर्फ एक UV मैप लगाया हुआ था। हम देख रहे हैं कि वो वुड के ग्रेन्स यूँ पे जा रहे हैं, बेंड नहीं हो रहे वो साल। असूली तौर पे बेंड होना चाहिए था ना, वुड के ग्रेन्स यूँ बेंड होके तो, या इधर जॉइंट होके तो जॉइंट डलना चाहिए था। ऑब्वियसली बात है क्योंकि UV मैपिंग इस तरह हुई है तो मैपिंग उस तरह नज़र आ रही है। अच्छा जी, और ये आपने देख लिया कि व्यू पोर्ट मैक्सिमाइज मिनिमाइज वगैरह हो गया। तो मेरा ख्याल है कि आज का लेक्चर अब एंड करना चाहिए। इंटरफेस हो गया हुआ है, इंटरफेस को आप लोग एक दफ़ा गौर कर लें और दोहरा लें ताकि आपको सारा आइडिया हो जाए। और सवालात कोई करने हैं, कोई सवाल आ रहा है ज़हन में आप लोगों के?